नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आरओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के तहत एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े प्रश्नों को। तो इस सीरीज का ये मेरा 11वां लेक्चर है और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से जुड़ा हुआ ये मेरा तीसरा लेक्चर है। तो अभी तक अगर आपने इस सीरीज के सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे चले जाइए, वहां आरओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स एक क्रम से लगे हुए हैं, तो वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो इस लेक्चर की शुरुआत करूं और प्रश्नों पे आऊं उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि डिकोड एग्जाम की तरफ से आरओ प्री और मेंस इन दोनों को कंबाइंड करके एक फाउंडेशन बैच बनाया गया है, जिसमें कि आरओ के संपूर्ण सिलेबस को कवर किया जाता है। तो प्रत्येक टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स नोट्स दिए जाते हैं, आपको वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं, साथ ही साथ प्रत्येक टॉपिक के पीडीएफ नोट्स दी जाती है आपको। इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज चलाई जाती है, मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन का कार्यक्रम चलाया जाता है। तो कुल मिलाकर मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि अगर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ये जो हमारा कोर्स है वो बहुत सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि सारी चीजें आपको एक जगह ही मिल जाएंगी। किसी सामग्री के लिए आपको भटकना नहीं होगा। जो भी वीडियो लेक्चर्स है उसमें सब चीजों को बड़ा ही व्यवस्थित और क्रमवार ढंग से पढ़ाया गया है, ताकि आपको जो है वो याद हो जाए और लंबे समय तक आपके दिमाग में वो बना रहे। तो अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहें तो 9506742546 पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स या फाउंडेशन बैच लिख करके आप व्हाट्सएप करेंगे तो सारी डिटेल आपको दे दी जाएगी। चलिए, तो इसी के साथ अब हम अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी तक कुल एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से जुड़े हुए 80 प्रश्नों को हमने देख लिया है। अब उससे आगे हम बढ़ेंगे, तो प्रश्न को पढ़ते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी शैव धर्म और डी वैष्णव धर्म। तो एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। तो निश्चित रूप से इसमें प्रश्न में पूछा जा रहा है मुख्यतः, ठीक है। तो मुख्यतः ये शैव यानी हिंदू धर्म के तहत शैव धर्म की बात हो रही है। तो कुल एलिफेंटा में, बंबई के पास एलिफेंटा में कुल 7 गुफाओं का उल्लेख है, जिसमें से कि 5 गुफाएं हिंदू गुफाएं हैं, मुख्यतः शैव संप्रदाय से जुड़ी हुई, शिव को समर्पित, और 2 बौद्ध गुफाएं हैं। तो यहाँ केवल हिंदू गुफाएं नहीं है, बौद्ध और हिंदू गुफाएं दोनों हैं, लेकिन मुख्यतः ये जो है हिंदू गुफाएं हैं, क्योंकि 7 में से 5 हिंदू गुफाएं ही हैं। माना जाता है कि इन गुफाओं के अंदर जो निर्माण का कार्य है वो राष्ट्रकूट शासकों ने 5वीं-6वीं शताब्दी में करवाया, ठीक है। तो सी हमारा उत्तर है। अगला, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। ए राष्ट्रकूटों द्वारा, बी वातापी के चालुक्यों ने, सी गंग शासकों ने, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था राष्ट्रकूटों के द्वारा। 82 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। देखिए, शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य कहा जाता है एलोरा के कैलाश मंदिर को, ठीक है। और ये बताया जाता है कि एक ही पत्थर को काटकर, ऊपर से काटते हुए नीचे आते हुए, तो एक ही पत्थर से ये पूरी संरचना को बनाया गया है, और इसीलिए शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य इसे कहा जाता है। हालांकि इन जनरल कृष्ण प्रथम को माना जाता है इसके लिए उत्तरदायी राष्ट्रकूट शासक, लेकिन काल गणना सटीक इसकी नहीं हो पाती है, और बहुत सारे मत इसके निर्माण को लेकर के हैं। जैसे ये भी माना जाता है कि 1 शताब्दी से अधिक का समय लगा है इस मंदिर के निर्माण में, और कई पीढ़ियों ने, यानी कम से कम 4 पीढ़ियों ने तो इस पे काम किया ही है, ठीक है। तो ए हमारा उत्तर है। आगे बढ़ते हैं।
किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो राष्ट्रकूट शासकों ने किस धर्म को अपना संरक्षण प्रदान किया? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी शैव धर्म और डी शाक्त धर्म। तो देखिए माना यह जाता है कि जैन धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर जो है राष्ट्रकूटों के जो सेनापति थे, जो उच्च अधिकारी थे, वो भी जैन थे। इसके अलावा जो प्रमुख राष्ट्रकूट शासक था अमोघ वर्ष, उसके जो गुरु थे वो जैनाचार्य जिनसेन थे। हालांकि राष्ट्रकूट शासकों के अंतर्गत जो है हिंदू धर्म के लिए भी बहुत काम हुए, तो मूल रूप से नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा झुकाव उधर था। तो हमारा उत्तर है जैन, 83 का बी। अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में स्तूप है या चित्रकारी है या मंदिर है या मूर्ति है, और दूसरी तरफ वो किस स्थान पे है, इस तरह का जो है ये प्रश्न पूछा गया है। तो अब देखिए इसमें सबसे आसान मुझे लगेगा स्तूप। स्तूप तो सांची में है, ठीक है, सारनाथ में भी है। ए का 2, तो ए का 2 हमें कहां दिख रहा है? ए का 2 हमें बी में दिख रहा है, तो यही बी हमारा उत्तर है। तो ए का 2, बी का 1 यानी चित्रकारी बाघ, सी का 4 यानी कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति मथुरा, डी का 3 यानी दशावतार मंदिर देवगढ़। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर सूची से आ गया, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 में स्थान है और सूची 2 में स्मारक है, तो हम उसी तरीके से शुरू करेंगे। देखते हैं, तो सांची में तो स्तूप है, तो डी का 1। अब देखिए डी का 1 आप देख रहे हैं तो सब में 1 1 है। ठीक है, एग्जामिनर भी जानता है कि ये सबसे आसान है। ठीक है, नहीं हुआ, लेकिन हम ये जानते हैं कि खजुराहो में मंदिर है। ठीक है, खजुराहो में मंदिर है। सी का 2, तो सी का 2 हमें कहां दिख रहा है? सी का 2 हमें दिख रहा है केवल और केवल बी में, तो बी हमारा उत्तर है। ए का 3 एलिफेंटा की गुफा, ठीक है, एलिफेंटा में क्या है? तो गुफा है। बी का 4 श्रवण बेल गोला मूर्ति, उसके बाद सी का 2 खजुराहो मंदिर और डी का 1 सांची स्तूप। ठीक है, तो बी हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न फिर से सूचियों से जुड़ा हुआ प्रश्न आ गया। तो एक तरफ ऐतिहासिक स्थल है और दूसरी तरफ उससे जुड़े हुए राज्य हैं, वो स्थल कहां है? तो सबसे आसान भीमबेटका मध्य प्रदेश, बहुत हम इसकी बात करते हैं, सुनते हैं। तो अभी उत्तर हमें नहीं मिला है, क्योंकि ए का 2 तो ए में भी है, बी में भी है। हम्पी हम जानते हैं ये कर्नाटक में है। सी का 4, तो सी का 4 हमें कहां दिख रहा है? सी में भी दिख रहा है, बी में दिख रहा है, लेकिन सी जानते हैं हम कि उत्तर नहीं होगा, तो इसका भी उत्तर बी है। ठीक है, तो ए का 2 भीमबेटका मध्य प्रदेश, बी का 3 सोर टेम्पल तमिलनाडु, सी का 4 हम्पी कर्नाटक और डी का 1 असम, मानस असम। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? ए भीतरगांव मंदिर, बी ग्वालियर का तेली मंदिर, सी कंदरिया महादेव मंदिर और डी ओसिया मंदिर। तो निम्नलिखित में से ग्वालियर के तेली मंदिर का द्रविड़ शिखर शैली में बना हुआ है। तो द्रविड़ नागर शैलियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला, अब ये जो है प्रश्न नटराज के नृत्य की मूर्ति से है। तो नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? 2 कथन दिए गए। पहला, यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा, अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने है और बाएं में एक महिला का कुंडल पहने हैं। ये एकदम लेटेस्ट प्रश्न है, RO मेंस 2021 का। तो देखिए ये दोनों के दोनों जो है कथन
सत्य है, सी हमारा उत्तर है। तो ये मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है और अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने है और बाएं में एक महिला का। हालांकि यह जो है, जो इमेज है उसको देख करके आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कान में उन्होंने क्या पहना हुआ है। ठीक है, अगला, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने, बी समुद्रगुप्त ने, सी हर्ष ने और डी पुलकेशनी द्वितीय ने। तो हमारा 89 का उत्तर है नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नांकित राजवंशों में किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चालुक्य, बी चोल, सी कंदम और डी कलचुरी। तो देखिए, जो भी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी वो राजवंशीय शासन व्यवस्था भी थी। तो राजवंश का जो बालक होगा वही आगे चल करके राजा बनेगा और मोस्टली हिंदू धर्म में जो सबसे बड़ा लड़का होगा राजा का वही जो है अगला राजा होगा। तो हर शासन में, चाहे वो चालुक्य हो, चोल हो, कदम्ब हो, कलचुरी हो, हर जगह युवराज बनाने का कॉन्सेप्ट था। तो जब राजा का पुत्र बड़ा हो जाता था तो उसे युवराज का दर्जा दे दिया जाता था और युवराज होने का मतलब ही था कि वही अब अगला शासक बनेगा, वही उत्तराधिकारी है। तो ऐसे में ये प्रश्न है कि निम्नांकित राजवंशों में किसके शासक अपने शासनकाल में ही, तो सभी के कर देते थे। युवराज घोषित होने का मतलब ही है कि अगला राजा एक अप्रत्यक्ष रूप से घोषित हो गया। जैसे ही राजा वर्तमान जाएंगे वैसे ही वही राजा बनेगा, इसका यही मतलब था युवराज का। ठीक है, तो ये एक प्रकार से हम गलत प्रश्न कह सकते हैं। अगला, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? ए मदुरै, बी ताम्रलिप्ति, सी तोंडी और डी अरिकामेडु। तो ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना हमें अरिकामेडु पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होता है। तो ये जो है पांडिचेरी के पास है और ये माना जाता है कि प्रारंभिक शताब्दी में यहां पर रोमन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं कि यहां रोमन बस्तियां जो है स्थित थी ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में। अगला, निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? ए चालुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह, बी चालुक्य राजा कुमारपाल, सी चोल राजा कुलोतुंग प्रथम, डी कश्मीरी राजा जयसिंह। तो निम्नलिखित में से चालुक्य राजा कुमारपाल ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेज दिया था। तो चालुक्य राजा कुमारपाल एक जैन मतावलंबी थे और उन्होंने अपने राज्य में पशु वध को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया था और इससे एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भी भेजा था। तो बी हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? तो निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? ए चेर, बी चोल, सी पल्लव, डी पांड्य। तो संगम युग की जब बात होती है तो चोल, चेर, पांड्य की हम बात करते हैं, उसमें पल्लव कहीं नहीं है। तो सी हमारा उत्तर है 93 का पल्लव। अगला, किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? ए राजाराम, बी नरसिंह वर्मन प्रथम, सी कीर्ति वर्मन प्रथम, डी जय सिंह प्रथम। तो निश्चित रूप से सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजने वाले 94 का बी नरसिंह वर्मन प्रथम थे। ये पल्लव शासक थे। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? ए नंदी कल
मबकम, बी कलिंग तूपर्णी, सी पेरियार पुराणम और डी कुराल। तो इन ग्रंथों में किसे लघु वेद कहा गया है? तो लघु वेद निश्चित रूप से कहा गया है कुराल को। डी हमारा उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चोल शासकों के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? ए पान वारियम, बी एरी वारियम, सी टोट वारियम और डी संवत्सर वारियम। तो चोल शासकों के शासन काल में निम्नलिखित में से टोट वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। तो देखिए, चोल कालीन गांवों की गतिविधियों की देखभाल करने के लिए एक कार्यकारी समिति बनी थी जिसे हम वारियम कहते हैं। इसी समिति के विभिन्न भाग थे, विभिन्न विभाग थे जो कि अलग अलग कार्यों को देखते थे। जैसे टोट वारियम का कार्य उद्यान प्रशासन को देखना था, उसी तरीके से एक पान वारियम था जो कि स्वर्ण से जुड़ा हुआ था। इसी तरीके से एक एरी वारियम था जो तालाबों से जुड़ा हुआ था, तालाब की समिति थी। और उसी तरह एक संवत्सर वारियम था जो एक वार्षिक समिति थी। ठीक है, तो सी हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतरम का लेखक था? ए कंबन, बी कुट्टन, सी नैनन और डी टिक्कण। तो सभी लोग तमिल साहित्य के बड़े कवि, लेकिन तमिल रामायण या रामावतरम का लेखक थे कंबन। बहुत प्रसिद्ध नाम, बहुत बड़ा नाम। ठीक है, तो 97 का हमारा जो उत्तर है वो है ए। अगला, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोल्लम का युद्ध हुआ था। तो दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोल्लम का युद्ध किन शासकों के बीच हुआ था? ए चोल एवं उत्तर चालुक्यों के मध्य, बी चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, सी चोल एवं होयसल के मध्य और डी चोल एवं पांड्यों के मध्य। तो दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोल्लम का युद्ध हुआ चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। तो राष्ट्रकूट शासक कृष्णा तृतीय ने चोलों को इस युद्ध में पराजित कर दिया और तंजौर पर भी उसने अधिकार कर लिया। ठीक है, तो बी हमारा उत्तर है। अगला, मीनाक्षी मंदिर यहां अवस्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर कहां अवस्थित है? चेन्नई में, कोलकाता में, सी मदुरई में, डी महाबलीपुरम में। तो मीनाक्षी मंदिर निश्चित रूप से स्थित है मदुरई में। मदुरई पांड्यों की राजधानी थी। ठीक है, चलिए अब सूची का प्रश्न आ गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 और सूची 2। ठीक है, तो अब सबसे आसान से हम शुरू करेंगे जो हमें पता है, जैसे अष्टधाई पाणिनि। ए का 4, ए का 4 हमें कहां दिख रहा है? तो ए का 4 हमें केवल ए में दिख रहा है। देखिए, ए का 4 केवल 1 में है, जबकि लेटेस्ट ये प्रश्न है और केवल एक उत्तर से इस प्रश्न का उत्तर हमने प्राप्त कर लिया, केवल एक जानकारी से। जबकि कई बार आप लोग कहते हैं कि नए जो प्रश्न है वो काफी अलग तरीके से आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, अभी भी रिपीटेशन है, अभी भी इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। बी का 3 महाभाष्य पतंजलि, सी का 1 निरुक्त यास्क, डी का 2 वार्तिकी कात्यायन। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर है 100 का ए। अगला, फिर से सूची का प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 में तो दरबारी कवि हैं, सूची 2 में राजा है। तो वो कवि किस राजा के दरबार में थे, यही प्रश्न है। तो इसमें से देखिए, एक तो सबसे आसान हम मानेंगे। ठीक है, जैसे अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी। तो ए का 4, तो ए का 4 बी में भी है, सी में भी है। इसका मतलब ए और डी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो एक जानकारी से हमने 4 को 2 में बदल दिया। इसके बाद कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, बी का 1, बी का 1 हमें कहां दिख रहा है? बी का 1 हमें दिख रहा है केवल बी में। तो यह बी हमारा उत्तर है। ठीक है, यही बी हमारा उत्तर है। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। ठीक है, तो बी हमारा उत्तर है। चलिए
अगला, गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद काव्य को किसने लिखा? ए जयदेव ने, बी सूरदास ने, सी केशव ने और डी मीरा ने। तो गीत गोविंद काव्य के रचयिता है जयदेव। ठीक है, तो ये प्रश्न तो बार बार पूछा गया है, जयदेव। ये हमारा उत्तर है। अगला, आर्यभट्ट थे ए भारतीय राजनीतिज्ञ, बी भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री, सी भारतीय संस्कृत के विद्वान एवं कवि और डी इनमें से कोई नहीं। तो निश्चित रूप से आर्यभट्ट थे भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। अगला, मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था? ए गौतमी पुत्र सातकर्णी, बी महाक्षत्रप रुद्रदामन, सी महेंद्र वर्मन और डी पुलकेशनी द्वितीय। तो मत विलास प्रहसन के लेखक थे सी पल्लव शासक महेंद्र वर्मन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? तो निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? ए भोज, बी गोविंदराज, सी चंद्रवर्मन और डी महिपाल। तो निम्नलिखित में से काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है परमार शासक राजा भोज ने और इस पुस्तक का नाम है सम्रांगण सूत्रधार। तो महाराजा भोज ने लिखी है। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास में आप देखेंगे तो बहुत सारे हिंदू शासकों ने साहित्य में भी अपना जो है बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत सारी चीजों पर उन्होंने काम किया है। लेकिन जब से दिल्ली सल्तनत वाली परंपरा आई, जब से बाहरी आक्रमणकारी आए, तो इनके बारे में आप देखेंगे तो कोई इस तरह का आपको जो है नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर है महाराजा भोज। अगला, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? अब इतना वीर शासक हर्ष, लेकिन इनकी रचनाओं की लिस्ट है पूरी। देखिए, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? ए प्रियदर्शिका, बी नागानंद, सी हर्षचरित और डी रत्नावली। तो देखिए, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, ये सब का कार्य जो है हर्ष ने किया था। और हर्ष चरित्र को निश्चित रूप से बाणभट्ट ने लिखा था, क्योंकि अपने चरित्र को खुद से ही लिखना ये भारतीय परंपरा में ठीक नहीं माना जाता है। तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 यानी बी हमारा उत्तर है। 106 का उत्तर हमारा बी है, 1, 2 और 4। ठीक है, अगला, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं? ए भगवती दुर्गा, बी भगवती पार्वती, सी भगवती लक्ष्मी और डी भगवती सरस्वती। तो भोजशाला मंदिर जो कि धार मध्य प्रदेश में स्थित है की अधिष्ठाती देवी हैं भगवती सरस्वती। तो ये धार एमपी में है और वाघ देवी का मंदिर ये कहते हैं। महाराजा भोज के द्वारा इसका जो है निर्माण बताया जाता है। हालांकि अभी ये पूरा परिसर जो है विवादित हो चुका है और वहां पर बराबर तनाव की स्थिति रहती है। अगला, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ए गोपाल, बी देवपाल, सी महिपाल और डी धर्मपाल। तो निम्नलिखित में से धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 108 का उत्तर हमारा डी। अगला, निम्नलिखित शासकों के नाम का सही कालक्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयनित कीजिए। अब देखिए, इस तरह के जो प्रश्न है ना, ये बहुत कठिन प्रश्न की श्रेणी में आएंगे। 2016 का जो री एग्जाम था आरओ का, तभी से इस तरह के कठिन प्रश्न को बनाए जाने का प्रक्रिया प्रारंभ की गई और इसका जो सर्वोच्च स्तर देखा गया वो 2021 के प्रीलिम्स में दिखा और मेंस में भी दिखा, इसीलिए कई प्रश्न विवादित हो गए। ठीक है, अब कठिन प्रश्न का ये कभी मतलब नहीं रहा है कि आप ऐसा फैक्ट पूछिए जो बिल्कुल जाना पहचाना ना हो। कठिन प्रश्न का एक ही आशय होता है, कठिन और अच्छे प्रश्न का, कि आप बिल्कुल जाने पहचाने फैक्ट से प्रश्न उठाइए, लेकिन उसमें कुछ इस तरह से घुमाव करिए कि जो जिसको बहुत अच्छे से आता हो वो भी कॉन्फिडेंस से अपना जो है विकल्प चयनित न कर पाए।
यही होता है। लेकिन अभी नई परंपरा है कि कहीं से उठा कर लाओ जो एकदम अनजान हो। अब इस तरह से कालानुक्रम कौन कर पाएगा? निश्चित रूप से ये कठिन है। ए हमारा उत्तर है 3 2 1 4। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? ए वत्सराज, बी नागभट्ट द्वितीय, सी मिहिर भोज और डी नागभट्ट प्रथम। तो गुर्जर प्रतिहार शासकों में जिसकी उपाधि आदि वराह थी वो था मिहिर भोज। तो ये वैष्णव धर्म से जुड़े हुए, इसीलिए इन्होंने आदि वराह की उपाधि धारण की। अगला, कश्मीर के शासक जैन उल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था? ए अली शाह, बी हसन शाह, सी हैदर शाह और डी शाही खां। तो कश्मीर के शासक जैन उल आबिदीन का वास्तविक नाम था शाही खां। तो जैन उल आबिदीन काफी प्रसिद्ध शासक रहा कश्मीर का, और इसे माना जाता है कि इसने जो है सबको लेकर के एक साथ चलने की नीति अपनाई और धर्मनिरपेक्ष शासक के रूप में रहा। इसे जो है कश्मीर का अकबर भी कहते हैं। तो अब अकबर की तरह ही धर्मनिरपेक्ष रहा या अलग रहा, ये जो है एक विषय हो सकता है। अब देखिए, ये जो है आरओ प्री 2021 के प्रश्न हैं। अब जो भी प्रश्न आएंगे वो एकदम लेटेस्ट वाले हैं, 2021 प्री और मेंस के। ठीक है, अब देखिए, निम्नलिखित में से किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? ठीक है, अब देखिए प्रश्न किस तरह का है। ए हर्षवर्धन, बी गोपाल, सी यशोवर्मन और डी नंदी वर्मन पल्लवमल। ठीक है, तो देखिए इसमें से गोपाल के बारे में इस तरह का जिक्र और नंदी वर्मन के, लेकिन पूरी तरह से ये नहीं है। ठीक है, कि जनता ने किसी पग को पकड़ करके जो है बैठा दिया हो गद्दी पे। गोपाल के बारे में तो इस तरह की बात। तो 2 और 4 यानी सी हमारा उत्तर है। 112 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ तो विदेशी यात्री हैं और दूसरी तरफ वो किस वर्ष भारत भ्रमण के लिए आए? तो ए फाहियान, बी वेनसांग, सी इत्सिंग और डी अल मसूदी। ठीक है, तो इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, यही हमारा प्रश्न है। तो इसमें से सही सुमेलित नहीं है अल मसूदी। ये 1957 ईस्वी में भारत नहीं आया था, क्योंकि 1956 ईस्वी में तो इसकी मृत्यु हुई हो गई थी। हालांकि इत्सिंग भी सही सुमेलित नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो कठिन प्रश्न बनाने की प्रतियोगिता आयोग ने शुरू कर दी थी और जिसका चरम हमें देखने को मिला 21 प्री और 21 के मेंस में, वो अपने चरम पे पहुंचे और बहुत सारे विवादित प्रश्न हो गए। उसका यही निष्कर्ष निकला कि विवादित प्रश्न बहुत सारे आ गए। ठीक है, 114वां प्रश्न पे आ गए हम। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर और दूसरी तरफ है वर्तमान उनकी अवस्थिति। ए कोइल अलीगढ़, बी महोत्सव नगर महोबा, सी महोदय श्री कन्नौज और डी जेजा भुक्ति कौशाम्बी। तो कोइल ए अलीगढ़ को कहा गया, बी महोत्सव नगर महोबा को कहा गया, सी महोदय श्री कन्नौज के लिए प्रयुक्त हुआ और डी जेजा भुक्ति ये बुंदेलखंड के लिए प्रयुक्त हुआ, न कि कौशाम्बी के लिए प्रयुक्त हुआ। ठीक है, तो डी हमारा उत्तर है। अब अगला प्रश्न आ गया है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? पहला कथन, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरा स्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और दूसरा कथन, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है। तो कठिन प्रश्न बनाने में आयोग इतना आगे चला गया कि फिर जो है आंसर शीट जो उसने जारी की, मैंने अपने ही प्रश्न का वो उत्तर नहीं ढूंढ पाया, तो बड़ी जबरदस्त स्थिति हो गई। तो देखिए, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरा स्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ये निश्चित रूप से सही है।
इसके अलावा प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है, तो निश्चित रूप से चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से मिला है। 8000 से 9000 ईस्वी पूर्व का यह साक्ष्य माना जा रहा है। इसके अलावा मगहरा से प्राप्त हुआ है जौ की खेती का साक्ष्य, तो ये दोनों सही हैं और इसलिए हमारा उत्तर होगा सी 1 और 2, लेकिन आयोग ने केवल 1 को ही उत्तर सही माना है। अगला, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? पहला, इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ। दूसरा, ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, तो कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी के मध्य हुआ। और दूसरा, ईंटों से निर्मित ये भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, तो ईंटों से निर्मित है और इतने लंबे समय तक खड़ा है, तो निश्चित रूप से यह भी एक आश्चर्य का विषय है। सी 1 और 2 दोनों सही है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में स्थल है, सूची 2 में संबंधित तीर्थंकर हैं। देखिए, या तो पहले भगवान ऋषभ देव को हम याद करें या फिर महावीर स्वामी को हम याद करें। 24 तीर्थंकरों में सबके बारे में तो निश्चित रूप से जो लोग राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं या संघ लोक सेवा के आयोग की तैयारी कर रहे हैं नहीं पढ़ते होंगे। हाँ, अन्यथा कोई पीजीटी कर रहा हो, कोई एंशिएंट हिस्ट्री में नेट जेआरएफ के लिए प्रयासरत हो, तो उसके सिलेबस में ये हम मान सकते हैं, लेकिन इस तरह इन जनरल सिलेबस में भी नहीं हम मानते हैं। और दूसरी बात है, अगर आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक हो हिस्ट्री से जुड़ी हुई उसमें खोज लीजिएगा, सबके बारे में अलग अलग लिखा हुआ नहीं मिल पाएगा, तो इस तरह के प्रश्न नहीं बनाए जाने चाहिए। लेकिन अब बनाया गया तो है, तो ऐसे में प्रयास तो करना ही पड़ेगा। तो इसमें सबसे आसान तो है अयोध्या सी का 1 ऋषभ नाथ, ठीक है। तो सी का 1 कहां दिख रहा है हमें? सी का 1 2 में दिख रहा है, बी में भी और सी में, तो डी उत्तर नहीं होगा, ए उत्तर नहीं होगा। श्रावस्ती संभवनाथ ए का 4 हमें कहां दिख रहा है? तो ए का 4 हमें दिख रहा है सी में, ठीक है। और सी का 1 हमें कहां दिख रहा था? ये भी सी में दिख रहा है, तो ये सी हमारा उत्तर है। तो श्रावस्ती संभवनाथ ए का 4, बी का 3 काकंदी सुविधानाथ, इसके अलावा सी का 1 अयोध्या ऋषभदेव और डी का 2, ठीक है। पभोसा पद्म प्रभु, ठीक है। तो पभोसा यानी प्रभास गिरी पहाड़ियां जो कि कौशांबी में स्थित है, यही माना जाता है कि पद्म प्रभु ने तपस्या की थी। तो 117 का हमारा उत्तर है सी। आगे बढ़ते हैं। मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी रामगुप्त और डी रामगुप्त प्रथम। तो मंदसौर प्रशस्ति संबंधित है रामगुप्त प्रथम से, ठीक है। तो वत्स भट्टी को इसका रचनाकार माना जाता है। अब देखिए, मंदसौर प्रशस्ति भी यशोद वर्मन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल करीब का ही मामला था। अगला, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करिए। अब ये एक शानदार प्रश्न है, ये मेंस में पूछा गया। तो निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। तो मैप से जुड़ा हुआ प्रश्न है। पैसरा, बीरभानपुर, लेखहिया और महदहा, ठीक है। तो ये है, देखिए अगर हम पूर्व से पश्चिम से पूर्व के क्रम में चलना है तो इधर से इधर चलना है। तो मगदहा हमें दिखेगा पहले, फिर लेखहिया दिखेगी। तो 4 और 2, और 4 और 2 हमें कहां कहां दिख रहा है? तो देखिए 4 और 2 हमें ए में भी दिख रहा है, सी में भी दिख रहा है। कठिन प्रश्न है। तो बीरभानपुर तो सबसे पूर्व में है, इसका मतलब पेसरा होगा। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3, तो 119 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। आइए थोड़ा जो है इसे मैप में देख लिया जाए। तो देखिए बीरभानपुर तो यहां है,
ठीक है, बीरभानपुर यहाँ है, पैसरा यहाँ पर है, ठीक है, और इसके बाद महादहा यहाँ पर है और लेखैया यहाँ पर है, ठीक है, तो लेखैया यहाँ पर है। तो बीरभानपुर उधर से आते हुए बीरभानपुर पूर्व से, फिर पैसरा, फिर लखनिया और फिर महादहा, ठीक है। तो यही 119 का हमारा सी उत्तर है, ठीक है। चार महादहा, 2 लेखैया, 1 पेसरा और 3 बीरभानपुर। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक तरफ पुस्तक और दूसरी तरफ उसके लेखक हैं। तो रास पंचधाई, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, भक्ति रत्नाकर, ठीक है। तो चैतन्य भागवत के रचयिता हैं वृंदावन दास, बी का 1, और बी का 1 देखिए केवल हमें कहां दिख रहा है, सी में दिख रहा है। तो अभी भी ऐसे प्रश्न बनाए जा रहे हैं जिसमें केवल एक उत्तर आपको पता हो तो आप उस प्रश्न का उत्तर निकाल लेंगे, ठीक है। मैं बार बार प्रमाण के साथ आपको दिखा रहा हूं, यही देखिए प्रश्न। तो रास पंचधाई वृंदावन दास, तो ए का 3 होगा, चैतन्य भागवत वृंदावन दास और रास पंचधाई नंद दास, ठीक है। सी का 2 होगा, चैतन्य मंगल जयनंदा, और डी का 4 होगा, भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती, ठीक है। तो ये सी हमारा उत्तर है 120 का। तो इस प्रकार से आरओ एआरओ के एग्जाम में 2001 से लेकर 2021 तक एंशिएंट हिस्ट्री से जो प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को हमने देख लिया। तो 120 प्रश्न लगभग एंशिएंट हिस्ट्री से, प्राचीन इतिहास से पूछे गए थे, तो उन्हें हमने देख लिया। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलता हूं इसी सीरीज के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।